हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर। तो ये हमारा है क्लास 7। ये हमारा वीडियो जो है वो है क्लास 7 और पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 वीडियोस डाल रखी है। तो आज का हमारा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो उसके पहले हम पढ़ते हैं रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। तो इसको पहले समझिए, आप कभी भी जाते हैं एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और अपनी बीमारी लेके जाते हैं, तो क्या करता है? सबसे पहले वो आपसे पूछता है, समझता है, डायग्नोस्टिक करता है, डायग्नोसिस करता है। ठीक है, या फिर एक्सरे कराने को बोलता है, चाहे अगर जैसी बीमारी हो वैसा टेस्ट कराने को बोलता है, तो डायग्नोस्टिक करता है। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे उपचार देता है, तो उसको कहते हैं रेमेडी। ठीक है, रेमेडी। तो पहले डायग्नोस्टिक करेगा, उसके बाद रेमेडी करेगा। तो टीचिंग में भी ऐसा ही होता है। पहले आपके पास कोई बच्चा मान लीजिए आया मैथमेटिकल, तो उसको कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, आप डायग्नोस्टिक करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बाद आप उस हिसाब से उसको बोलेंगे कि तुमको बेटा यहाँ प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे करो, तो वहाँ पे आप रेमेडी उसके बाद करते हैं। तो द मेन एम ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन इज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कॉज क्या है लर्निंग प्रॉब्लम की, एंड द फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर द रेमेडियल एक्शन। तो सबसे पहले कॉज पता किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कैसा रेमेडी देना है, कैसा उपचार देना है, बच्चे को कैसे बताना है, उस चीज़ का वहाँ पे प्लान तैयार होता है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसेंशियल स्टेप्स इन द डायग्नोसिस। तो क्या क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर डिफ़िकल्टी और नीड हेल्प। तो क्लासरूम में आप बैठे हैं तो सबसे पहले देखेंगे किसको ज़रूरत है मेरे हेल्प की। ठीक है, लोकेटिंग द एरर और लर्निंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरिंग द कैजुअल फैक्टर ऑफ स्लो लर्निंग। उसके बाद सबसे पहले आप चेक करेंगे किसको ज़रूरत है, उसके बाद एरर चेक करेंगे कि उसमें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, उसके बाद कॉज चेक करेंगे कि किस कारण से उसको डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देंगे रेमेडियल टीचिंग, उपचार। तो जैसा होगा उसको वैसा उपचार दिया जाएगा। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, योकम ने जो कहा था। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं असेसमेंट से पहले देखते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन पहले जनरली हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके पापा ने काम दिया। ठीक है, पापा ने काम दिया कि बेटा बाइक पोंछ देना, बाइक को साफ कर दो। ठीक है, बाइक को साफ कर दो, और आपने बाइक को साफ किया। ठीक है, और बाइक को साफ करने के बाद फिर पापा आए और पापा चेक किए कि बाइक कितना हद तक साफ हुई है। ठीक है, तो ये पापा क्या कर रहे हैं, आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। मूल्यांकन कक्षा में प्रदान किए गए सीखने के अनुभव की प्रभावशीलता को निर्धारित करने की व्यवस्थित निरंतर प्रक्रिया। मान लीजिए आपको टीचर ने एडिशन पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद वो टेस्ट लेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक आपने कितना सीखा है इस चीज़ का टेस्ट वो ले रहा है, उस चीज़ को इवैल्यूएशन कहेंगे इस स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, अगला, evaluation is a systematic and continuous process of determining the extent to which evaluation objective are attained। ठीक है, कितना हमने evaluation के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं उसको कितना हमने अटेंड कर लिया है, कितना पा लिया है, अपने उद्देश्य को, अपने पढ़ाई के उद्देश्य को हमने कितना प्राप्त कर लिया है, उस चीज़ का चेक करना ही ये कहलाता है। ठीक है, थर्ड, evaluation is a continuous and comprehensive process which are directly related to teacher of education, help in determining potential interest, present status, their सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, मूल्यांकन निरंतर और व्यापक प्रक्रिया है जो शिक्षा के शिक्षकों से शिक्षा सीधे संबंधित है, रुचि, वर्तमान स्थिति और उनकी सफलता और विफलता को निर्धारित करने में मदद करती है। आगे देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होती है। तो इवैल्यूएशन दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, मेजरमेंट एंड
वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है आप जानते हैं क्वांटिटेटिव होता है, यहाँ पे हम नंबर देते हैं, किसी भी चीज़ का नंबर देते हैं। और यह वैल्यू जजमेंट होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। तो यहाँ हम कैरेक्टर की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें की बात करते हैं जो कि क्वालिटेटिव आती है, जिसको हम नंबर में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगली बात, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन क्या क्या हो सकता है। पहला होता है डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो इवेल्युएशन करने के पहले क्या करते हैं, जब मान लीजिए आपके क्लास में बच्चा आ रहा है, क्लास में बच्चा आया है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ना कि कितना बच्चा पहले से पढ़ के आया है। तो इसको कहते हैं प्री एक्टिव। तो पहले डायग्नोसिस करेंगे कि बच्चा कितना पढ़ के आया है, तो ये भी तो एक इवेल्युएशन हुआ। ठीक है, कि बच्चा कितना पढ़ा है, उसको कहाँ से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, तो वो भी डायग्नोस्टिक हुआ। फॉर्मेटिव क्या, अब आपने डायग्नोसिस कर लिया कि बच्चा कितना पढ़ा है, तो वहाँ से आप पढ़ाना आप शुरू किए। ये बिफोर लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो डायग्नोस्टिक है। फिर आप क्या कर लिया, आप जान लिए कि बच्चा कितना जानता है। अब क्या करें, आप पढ़ाना शुरू किया। तो बीच में आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप कोई क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेक्टिव में आएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव मतलब कि बीच वाला जो प्रोसेस है, तो इसको निर्माणात्मक भी कहते हैं। तो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब यूज होगा, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब आपने पढ़ा लिया, पढ़ा के अब क्या कर रहे हैं, जैसे साल के अंत में, 6 महीने साल के अंत में आप एक टेस्ट ले रहे हैं, तो आप, ये पोस्ट एक्टिव है। ठीक है, आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने पढ़ा लिया, पढ़ा के जा रहे हैं, तो आप इसको समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं, जब आप लास्ट में इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इवेल्युएशन क्यों होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव हमें जरूरत होती है। There are triangular relationship between objective learning experience is evaluation process and ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए लर्निंग की जाती है। मान लीजिए हमें किसी चीज को नॉलेज प्राप्त करना है, तो नॉलेज प्राप्त हमारा क्या हो गया, नॉलेज ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस, अब हमने कितना लर्निंग किया है उसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, अब इवेल्युएशन हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं कि हमने कितना सीखा है या फिर कितना नहीं सीखा है। तो उसके लिए फिर एक हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, फिर हम लर्निंग करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे। तो ये प्रोसेस, ट्रायंगुलर प्रोसेस चलती रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट देखिए 3 प्रकार का होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का आकलन। ठीक है, तो ये लास्ट में होता है, जब आप पढ़ा लेते हैं बच्चे को, तो उसके बाद ये होता है, आप देख सकते हैं ऊपर हमने इसका लिखा है, assessment for learning occur during the teaching learning process. Assessment of learning refer to review process which occur at the end of the process. और assessment of as learning, बच्चा खुद ये assessment करता है अपनी learning का, तो उसको कहते हैं assessment as learning। ठीक है, तो चलिए वहां पे हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमने मान लीजिए कुछ पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, अब उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट में होता है। इसको समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये लर्निंग होती, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये असेसमेंट होता है। ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग जैसे मान लीजिए कि बच्चे को आपने दे दिया कि तुम करो, और खुद ही बच्चा जब मतलब असेसमेंट करना शुरू कर दे, या फिर उसके बगल वाले दोस्त मित्र जो हैं उसके, वो असेसमेंट करना शुरू कर दे उस बच्चे का, तो इस असेसमेंट एज लर्निंग इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए।